सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। आज मामला यह है कि YouTube की तरफ से है फॉल्ट और YouTube में लाइव काउंटिंग में दिक्कतें आ रही है। लाइव कितनों है, दिखा कितनों रहा है, इस सब चैनल पे ये उपलब्ध हुआ है। तो कितने बच्चे लाइव हैं, जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए। कितने बच्चे चला जी लाइव हैं, जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए। देखिए दिखा रहा है 34 और ये पूरे YouTube की ही समस्या है। कितने बच्चे लाइव हैं, कृपया एक टाइप कर दीजिए। देखिए अब 35 हुआ है, 369 लाइक हो गया है, लेकिन लाइव जो है 35 से है। कितने लोग लाइव हैं, कृपया एक टाइप करें। YouTube की तरफ से यह समस्या आई है। हाँ, कुछ टर्म इंग्लिश में भी बता देंगे। आ जाइए इधर। आज जल्दी से आ जाइए और फिर हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का ही पहला क्वेश्चन है। कहते हैं आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? एकदम प्रकीर्णन के कारण। इसमें कुछ सोचना नहीं है। प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, लेकिन प्रकीर्णन जो है दो जगहों पर है। तो दोस्त मेरे, वर्ण विक्षेपण तो होगा नहीं, आप वर्ण विक्षेपण भी नहीं होगा। प्रकीर्णन में भी क्या होगा? निम्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, उच्च तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता, जल्दी बता, गौर फरमाइएगा। रेले ने एक सिद्धांत दिया था। रेले कहता था कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती। कितने बच्चे चला लाइव हैं? अगर आप लाइव हैं तो जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए। यूट्यूब के ऊपर फॉल्ट आ गया है, यूट्यूब गड़बड़ा गया है, लाइव कुछ और है, सारे चैनल पे दिखा कुछ और रहा है। जल्दी से एक बार 8 टाइप कीजिए तो देखें कौन कौन बच्चा लाइव है। देख लो, रेले के अनुसार प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती है। गौर फरमाइएगा, रेले के अनुसार प्रकीर्णन, इसका मतलब यह हुआ कि जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन अधिक के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है अधिक प्रकीर्णन के कारण। अधिक प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय। अधिक प्रकीर्णन के कारण। अधिक प्रकीर्णन कब होगा? जब तरंगदैर्ध्य कम होगा। तो आंसर हो जाएगा निम्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंसर हो जाएगा निम्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंसर हो जाएगा, अगर तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगा। तो निम्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का नीला, आकाश नीला दिखाई देता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये तो क्वेश्चन है आपका, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा दोस्त मेरे। क्या ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कहे कि व्यतिकरण, व्यतिकरण का एग्जाम्पल है कभी कभी चमकना। कभी कभी चमकने वाला जो एग्जाम्पल है वो व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। और अगर दे दे किसी प्रकीर्णन, प्रकीर्णन की अगर हम बात करें तो किसी खास रंग का दिखाई देना, खास रंग का दिखना जो है ये प्रकीर्णन है। खास रंग का दिखना जो है ये प्रकीर्णन है। ध्यान दो, व्यतिकरण कभी कभी चमकना व्यतिकरण। जैसे पानी के ऊपर फैला मिट्टी का तेल कभी कभी चमकता है, ये प्रकीर्णन है, व्यतिकरण है। अगर कह देगा जल के ऊपर फैला मिट्टी का तेल कभी कभी चमकता है, ये व्यतिकरण है। लेकिन अगर कह देगा आकाश नीला दिखाई देता है, खास रंग का दिखता है, ये प्रकीर्णन है। सूर्य लाल दिखता है, ये भी प्रकीर्णन है। खास रंग का दिखेगा तो प्रकीर्णन है, कभी कभी चमकेगा तो व्यतिकरण है। कभी कभी चमकेगा तो व्यतिकरण है, खास रंग का दिखाई देगा तो प्रकीर्णन है। कभी कभी चमकेगा तो व्यतिकरण है, खास रंग का दिखाई देगा तो प्रकीर्णन है। जल्दी से लिख लो, कभी कभी चमकेगा व्यतिकरण, खास रंग का दिखाई देगा प्रकीर्णन। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसका सूरज, सूर्य लाल, सूर्य लाल, आकाश नीला, आकाश नीला, ये सब प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। व्यतिकरण के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जल पर फैला मिट्टी का तेल, 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 या यूं कहें कि व्यतिकरण ना, साबुन के बुलबुले का चमकना, 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 इस सब व्यतिकरण।
साबुन के बुलबुले का चमकना, इस सब व्यतिकरण है। व्यतिकरण की अगर हम बात करें, जल पर फैला मिट्टी का तेल, साबुन के बुलबुले का चमकना, साबुन के बुलबुले का चमकना, इस सब व्यतिकरण, कभी कभी चमकना। प्रकीर्णन की अगर हम बात करें, खास रंग का दिखना, सूर्य का लाल दिखना, आकाश का नीला दिखना। खास रंग का दिखना, सूर्य का लाल दिखना और आकाश का नीला दिखना, इस सब प्रकीर्णन का उदाहरण है। इस सब प्रकीर्णन का उदाहरण है। व्यतिकरण, जल पर फैले मिट्टी का तेल, साबुन के बुलबुले का चमकना, यानी कभी कभी चमकना। प्रकीर्णन, खास रंग का दिखाई देना, सूर्य के प्रकाश में खास रंग का दिखाई देना। आंसर आज चला यूट्यूब में गड़बड़ी है, लाइव की संख्या जो है काउंट नहीं हो पा रही है, यूट्यूब में गड़बड़ी है, इसलिए आप कोशिश करें चला लाइव पर ध्यान ना दें कि आज आपको लगेगा कि अरे झा सर पढ़ा रहे हैं, लाइव तो 12 से 167 को है। ऐसा नहीं है, यूट्यूब की समस्या है ये। आवर्धन का मात्रक क्या होता है, चला यहां से क्वेश्चन पूछवे करेगा, एकदम एक जान लो कि क्या क्या पूछेगा। एगो पूछेगा आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, आवर्धन, घर्षण गुणांक, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन। उसके बाद आ जाओ विकृति। इस सब मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, इस सब मात्रकहीन एंड बीमाहीन राशि है, इस सब मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। गौर फरमाइएगा, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन और विकृति, इस सब मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, इस सब मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता नहीं, नोट करते जाना, बोर्ड पीडीएफ नहीं देते हैं, बोर्ड पीडीएफ लेके कोई पढ़ता नहीं है, चला कोई नहीं पढ़ता है सब, लेकिन ले बोर्ड पीडीएफ मांगता खूब है लेकिन पढ़ता कोई नहीं। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन और विकृति, बीपीएससी टीआरई का ही क्वेश्चन है, चला बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, जाके मिला लेना, ये क्वेश्चन रहेगा। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन और विकृति, तो इसका हो जाएगा आंसर, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आंसर मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। लिख लो, इतने हैं, 1 2 3 4 5, 5 गो है, 5 को याद रखना। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन और विकृति, ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। आ जाओ इधर, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कौन प्रभाव कहलाती है, टिंडल प्रभाव। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन रहेगा, बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। देखो चला, ये कहते क्या है कि अगर मान लीजिए ये कोलाइड विलियन है, यानी दूध है, मान लीजिए ये दूध है, दूध आपको पता होगा कोलाइड विलियन है, दूध कौन विलियन है, कोलाइड विलियन है। इससे होकर जो प्रकाश जाता है ना, तो प्रकाश जो है चला इसी में नष्ट हो जाता है, यहीं रह जाता है। और अगर हम बात करें, अगर हम बात करें पानी की, ये पानी की अगर हम बात करें, तो पानी में अगर प्रकाश जाता है तो ये प्रकाश पार कर जाता है, पानी को प्रकाश पार कर जाता है, यही प्रकीर्णन का मतलब होता है, प्रकाश का क्षय। तो टिंडल कोलाइडी कण जो है, इसी को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव कहते हैं, चला टिंडल प्रभाव कहेगा। टिंडल प्रभाव में क्या होता है, कोलाइड के कणों को प्रकाश पार नहीं कर पाता है। दोस्त मेरे, सीखना होगा, समझना होगा, हवा हवाई में रिजल्ट नहीं होगा, एकदम पढ़ना होगा तो रिजल्ट हो जाएगा और आपकी दुनिया बदल जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। ध्यान दो, टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि प्रकाश जो है वो कोलाइड विलियन को पार नहीं कर पाता है, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो आपको कहेगा टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है, प्रकीर्णन यानी क्षय हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी क्षय हो जाता है। ध्यान दो, टिंडल प्रभाव की अगर हम बात करें, टिंडल प्रभाव अगर प्रकाश जाता है तो प्रकाश कोलाइड विलियन को पार नहीं कर पाता, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो टिंडल प्रभाव से दो क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है, तो टिंडल प्रभाव का संबंध कोलाइड विलियन से है। कहेगा टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन से है,
प्रकीर्णन का मतलब छह, टिंडल प्रभाव मतलब कोलाइड विलयन और प्रकीर्णन, यही तीन को बात पूछेगा। टिंडल प्रभाव मतलब कोलाइड विलयन या प्रकीर्णन। दूध एक कोलाइड विलयन है। अब बताओ कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन यानी क्षय की घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल है चला इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो है ये वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल है। प्रकाश का अपवर्तन जितना ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, वो जैसे पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ या प्रतीत हो रहा है, ऊपर उठा हुआ या प्रतीत हो रहा है, तो ये हो जाता है अपवर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आ जाएगा हीरे का चमकना। हम यो चला काउंट करेंगे, तुम जो कहेगा हम सर के पढ़ेला से नहीं पूछा, तो हम यो काउंट करेंगे कि हम क्या क्या लिखे थे। बताओ हीरे का चमकना, हीरे का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। उसके बाद आ जाओ इंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। जल्दी से लिख, इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित अपवर्तन, ऊपर उठा हुआ या प्रतीत होता, जैसे सूर्य का लाल रंग प्रतीत होना, जैसे पानी में डूबा लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा पर उठा हुआ प्रतीत होता है या टेढ़ा प्रतीत होता है, ये सब अपवर्तन है। पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, पानी में तैरती मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, सब अपवर्तन का एग्जाम्पल है। इस सब अपवर्तन का एग्जाम्पल। हाँ जल्दी लिख, इतना में से क्वेश्चन नहीं आएगा तब बात करो। दिखने में आज चला थोड़ा सा पीपीटी को थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, कोई बात नहीं, कल से फिर उसी जैसा था वैसा ही रहने देना। नया नया प्रयोग ये लोग करते रहता है। हाँ एकदम करवा देंगे, आप एकदम टेंशन मुक्त रहिए। हम चला इसके बाद एनसीईआरटी वन लाइनर आपको करवाने वाले हैं। एनसीईआरटी वन लाइनर आपको हम करवाने वाले हैं। जल्दी से लिख, वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष, हीरे का चमकना, उससे चला लगभग आपका सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, और प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा ऊपर उठा हुआ या प्रतीत होता है। प्रकीर्णन या क्षय, टिंडल प्रभाव का संबंध कोलाइड विलयन से है। आंसर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका आंसर बताइए। गहरे समुद्र में पानी, अभी तुरंत बताए थे किसी खास रंग का दिखाई देना प्रकीर्णन। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देता है, जल्दी बता, अभी तुरंत बताए थे हम, अभी सब बताए हैं। किसी खास रंग का दिखाई देना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। आजा मोरे राजा, इचला इसको कर देते हैं हम छोटा। देखो चला ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इसका फॉन्ट वाट 3.6 इंटू 6 जूल है। किलोवाट घंटा है, वो किलोवाट है, तो किलोवाट बोले तो 1000 वाट, किलोवाट घंटा बोले तो 3.6 इंटू 6 जूल। 1 एचपी बराबर 746 वाट, 1 वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर। देखो इसमें अगर तुमको दिक्कत हो रहा है तो इसे समझो, वाट जो है ये बराबर होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड के, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के। उसके बाद अगर किलोवाट की हम बात करें, तो ये बराबर होता है 1000 वाट के, और 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट के। ये चला क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से, इसलिए हम ही दे दिए हैं। हम अपना पिंड छोड़ा रहे हैं कि तू कल होके हमरा इन्हें कहेगा हे मास्टर ये पूछा और तू बताया नहीं, हम ये सब पूछता है, हम तोरा सब दे दिए। 1 एचपी 746 वाट खूब पूछता है, किलोवाट बोले तो 1000 वाट, 1 किलोवाट। ये दूगो तोरा तो एकदम भयानक तरीके से पूछता है, जो दूगो तुमको बहुत भयानक तरीके से पूछता है वो ये है, ये दूगो जो है चला तुमको बहुत भयानक तरीके से पूछता है। एगो 1 एचपी 746 वाट, 1 किलोवाट आवर 3.6 जूल। ये दूगो को एकदम लिख लो। अभी चला कह रहे हैं तो मजाक लग रहा है ना, जब रिजल्ट 1 नंबर से गड़बड़ा जाएगा ना तो बहुत कष्ट होगा। उस टाइम चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, जब पूरे गांव में लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए चला ध्यान रखना, बहुत बुरे फंस जाओगे। इसलिए पढ़ाई को चला कभी अन सीरियस जो लिया है उसको समाज में बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। आ जाओ इधर मेरी जान, आ जाओ, आजा 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 आजा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या है?
अगला क्वेश्चन एकदम शुद्ध एनसीईआरटी, अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ के लिए डैश का तापन तत्व के लिए चुना जाता है, बताओ। तापन तत्व की लंबाई कम करने के लिए, तापन तत्व की अवधि या आयु बढ़ाने के लिए, ऑक्सीकरण प्रभाव को कम करने के लिए, धारा की मात्रा में वृद्धि के लिए। अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ जैसे टंगस्टन डैश के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है, बताओ जल्दी से। अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को तापन तत्व के लिए क्यों चुना जाता है? तापन तत्व की लंबाई कम करने के लिए, तापन तत्व की अवधि या आयु बढ़ाने के लिए, ऑक्सीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए, धारा की मात्रा में वृद्धि के लिए। बताओ क्या होगा आंसर। बोर्ड नहीं देख रहे हैं क्या? सड़ा हुआ बात बोल रहे हैं। देखो चला, अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ का मतलब होता है टंगस्टन या नाइक्रोम। टंगस्टन या नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध एंड गलनांक जो होता है यह उच्च होता है। प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। एक चीज और ध्यान रखना, फ्यूज, इसका प्रतिरोध उच्च, इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। टंगस्टन और नाइक्रोम प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। फ्यूज प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। फ्यूज की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। देख लो, तो कहता है अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ डैश के लिए तापन तत्व के रूप में यूज किया था, ऑक्सीकरण प्रभाव को कम करने के लिए, अर्थात जले नहीं, अर्थात जले नहीं, इसलिए हम लोग अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं। हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग नाइक्रोम यूज करते हैं। कहां पर? इलेक्ट्रिक आयरन में। एकदम चला, आप हमें तब जिता पाइएगा जब आप रिजल्ट लीजिएगा तब। अब इस बार चला घर गए ना, तो मेरे बगल में ही एक लड़का रेंट पे रूम लेके रहता था और मेरे ही स्कूल में पढ़ाता था। तो वो बच्चा जब आया और पैर छू के प्रणाम किया तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। सब लोग मेरे गांव वाले देखते रह गए। यही एक रिटर्निंग है जो हमको आपसे चाहिए। तो चला, बड़ा अच्छा फील होता है और वो अच्छा फीलिंग्स आप अपने माँ पिताजी को दे सकते हैं, आप खुद ले सकते हैं, अपने गुरुजन को दे सकते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोधी, चला महा वीवीआई क्वेश्चन है। एक बच्चा का रिजल्ट इस क्वेश्चन के कारण नहीं हुआ। इस क्वेश्चन के कारण एक बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ। ध्यान देना। बता आंसर, तू बता क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? प्रतिरोधकता कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। अब गौर फरमाना, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। अब कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें, ये दो ही चीज पर निर्भर करता है, पदार्थ पर और ताप पर। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दो ही चीज पर निर्भर करता है, एगो पदार्थ पर और ताप पर। लेकिन वही अगर प्रतिरोध कहेगा, प्रतिरोध कहेगा आर, प्रतिरोध कहेगा आर, तो यह समानुपाती होता है लंबाई के। आर व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। आर समानुपाती होता है ताप के। और अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। देख लो, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। यह पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। आंसर बता दो जल्दी से। अब प्रतिरोध आर समानुपाती होता है एल के, व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, समानुपाती होता है ताप के। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। बताओ आंसर क्या होगा। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? चालक की बनावट पर, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के प्रतिरोध पर। बताइए आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? चालक के पदार्थ पर, चालक की बनावट, या चालक की बनावट ना कहें, चालक के पदार्थ पर। दुए को चीज पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता, एगो पदार्थ एगो ताप पर।
एगो पदार्थ पर, एगो ताप पर। वही प्रतिरोध लंबाई पर भी, क्षेत्रफल पर भी, ताप पर भी अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अगला प्रश्न, संधारित्र का कार्य देखो चला, ये एसी पर कौन काम करता है, डीसी पर ही पूछेगा। एसी डीसी तो जानता होगा, घर में जो यूज करते हैं वो एसी है, बैटरी में जो होता है वो डीसी है। एसी की अगर हम बात करें, एसी घर में, घर में आपको पता है समानांतर क्रम में भी बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, समानांतर क्रम में हम लोग यूज करते हैं। और डीसी की अगर हम बात करें, डीसी की अगर हम बात करें, डीसी जो है ये बैटरी में, सेल या बैटरी में हम लोग डीसी का यूज करते हैं। एसी घर में समानांतर क्रम में, और डीसी बैटरी में। डीसी हम लोग कहां यूज करते हैं दोस्त मेरे, बैटरी में। डीसी हम लोग कहां यूज करते हैं, बैटरी में। अब देख लो, संधारित्र की अगर हम बात करें, ट्रांसफार्मर, ध्यान रखना दोस्त मेरे, ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है, डीसी तो कहते जल जाएगा। कैपेसिटर जो है ये एसी एंड डीसी दोनों पर काम करता है। बैटरी जो चार्ज होता है ये एसी है, घर में जो हम लोग यूज करते हैं ये एसी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग जो यूज करते हैं, जो पूछेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो हम लोग यूज करते हैं ये डीसी है। ये इतना चला, एसी डीसी का यूज पूछेगा, इसमें एसी डीसी दोनों हो जाएगा, एसी डीसी दोनों हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखना, एसी टू डीसी में बदलने के लिए हम लोग डायोड का उपयोग करते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग डायोड का उपयोग करते हैं, और किसका उपयोग करते हैं, रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। पानी गिरेगा रे, कैसे गिरा देता है दोस्त मेरे, गड़बड़ा जाएगा, सब सिस्टम में जल जाएगा। हिलाओ डलाओ नहीं, छोड़ दो, रख दो, कुछ रख के रख दो। और 2-3 गो पेपर लो न। पानी हटाओ। एक मिनट चला, थोड़ा पानी गिरा दिया है। अब देखो चला, कहते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए डायोड, रेक्टिफायर, कम्यूटेटर महा भी आए, और डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी टू एसी में बदलने के लिए हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। जल्दी से लिख लो, चला यहां से क्वेश्चन पूछेगा, एसी को डीसी में बदलने, ये हम लिखा दिए तो हम निश्चिंत है कि पूछेगा और बच्चा बना लेगा, हमरा नहीं कहेगा कि सर आपने पढ़ा है। एसी को डीसी में डायोड, रेक्टिफायर, कम्यूटेटर का उपयोग होता है। डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर, डीसी को एसी में बदलने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। हाँ, बैटरी एसी या डीसी नहीं, बैटरी केवल और केवल डीसी को स्टोर करता है, डीसी से चार्ज भी होता है। घर में जो हम लोग यूज करते हैं, चला ये बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, घर में किस क्रम में, समानांतर क्रम में। ट्रांसफार्मर में एसी, कैपेसिटर एसी डीसी दोनों, बैटरी केवल डीसी, घर में केवल एसी यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी। जल्दी ले, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रॉन का परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चला ये इंपॉर्टेंट है, जो हमको लगता है कि ये पूछता है और पूछ सकता है। जल्दी लिख, एसी टू डीसी, डायोड, रेक्टिफायर, कम्यूटेटर। हम चला कुछ भी ऐसा आपका लोड नहीं बढ़ा रहे हैं, अपना पता चला कि हम ज्यादा पढ़ाते हैं, ये बताने के चक्कर में हम आपको इतना पढ़ा दिए और वो आपके यूज का नहीं है। वैसा काम हम नहीं करने जा रहे हैं दोस्त मेरे, हम सिर्फ वही आपको पढ़ाएंगे जो आपको आता है और जो आपको पढ़ने की जरूरत है। देखो एक क्वेश्चन और है, ये है इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन है, देखो अभी हम लिखा भी दिए हैं, अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, देख लो, बता दो आंसर। दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर का उपयोग कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए। बताओ कम्यूटेटर का उपयोग क्या चीज के लिए, एसी टू डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी टू डीसी, डीसी मोटर में, डीसी जनरेटर में, केवल एसी जनरेटर, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में। क्योंकि एसी को ये डीसी में बदलता है तो ये केवल और केवल डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में यूज करते हैं, केवल और केवल डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है एसी टू
डीसी में बदलना। AC2 किस में बदलना? डीसी में बदलना। इसका मेन काम है AC2 डीसी में बदलना। आ जाओ इधर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया बात। आवर्त में इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। परमाणु त्रिज्या इधर से इधर जाने पर, आवर्त में जा रहे हो ना, में कमी आती है। परमाणु त्रिज्या आकार आयतन में कमी आती है। और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है, परमाणु इधर से इधर जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। बता, इधर से इधर जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। इधर से इधर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है या कमी होती है? आवर्त में इधर से इधर जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, तो ये गलत लिखा है, वृद्धि होती है। गलत है ये। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु संख्या बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? केवल दो सत्य है। परमाणु आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे ना तो परमाणु संख्या बढ़ेगा, परमाणु संख्या ही आवेश के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। केवल दो सत्य है, केवल दो सत्य है। चला, टीआरई 1 में डेट ऑफ बर्थ से भरे बाहर हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, चला जी, इस बार हो जाएगा, एकदम टेंशन। आज चला यूट्यूब का सर्वर डाउन है और जो भी लाइव जितना होता है उससे कम दिखाता है। बताओ जल्दी से, अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? एकदम आसान है। चला, अगर आप ये अम्ल ले लीजिए, ये पानी डाल दीजिए, ये तरीका गलत है। ये जो तरीका है दोस्त मेरे, ये गलत है। लेकिन अगर आप पानी ले लीजिए और आप अम्ल डाल दीजिए, ये तरीका सही है। अगर आप इसमें अम्ल ले लिया, इसमें पानी डाल दिए, आग लग जाएगा। पहले अम्ल ले लिए बहुत अधिक मात्रा में, पानी कम मात्रा में डालिएगा, आग लग जाएगा। इसमें चला, आग लग जाएगा। और अगर आप पानी ज्यादा मात्रा में लेते हैं, अम्ल कम मात्रा में देते हैं, तो यह सही मामला है। अब आंसर बता दो जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? पानी में अम्ल डालना है, अम्ल में पानी नहीं डालना है। आंसर बता, एनसीईआरटी का सवाल है। चला, अम्ल को जल में विलयन के लिए क्या करना है? एसिड में पानी नहीं डालना है, पानी में एसिड डालना है। एक साथ भी नहीं डालना है, पानी में एसिड डालना है। वेरी गुड। अब बताओ, अम्ल और पानी का जो मिश्रण है, अम्ल प्लस पानी का जो मिश्रण है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये ध्यान देना दोस्त मेरे, अम्ल और पानी का जो मिश्रण है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल और पानी का जो मिश्रण है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखना, पूछता है। अम्ल, पानी में अम्ल मिलाएंगे, ये ध्यान रखना, पानी में अम्ल मिलाएंगे। अन्य चीजों में हम लोग क्या करते हैं, जो चीज को पतला करता है उसमें पानी डाल देते हैं, लेकिन इसमें उल्टा करेंगे, इसमें पानी में अम्ल मिलाएंगे। और अम्ल और पानी का मिश्रण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा देता है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस महाभिवियाई, बताओ आंसर क्या होगा? जठर रस जो होता है चला, ये अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। और आपको पता होगा बहुत बढ़िया से कि 7 से कम होगा तो अम्लीयता, अम्लीयता, अम्लीयता बोले तो H+, अम्लीयता बोले तो H+ का मान बढ़ेगा। और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीयता यानी OH- का मान बढ़ेगा। 7 से कम होगा तो अम्लीयता है, H+ का मान बढ़ेगा। 7 होगा तो क्षारीयता है, OH- का मान बढ़ेगा। और 7 होगा दोस्त मेरे तो उदासीन होगा। ये जो पीएच स्केल है, ये जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल की अगर हम बात करें, इसकी खोज सोरेनसन ने किया था।
सोरेनसन ने किया था, पीएच स्केल का खोज सोरेनसन किया था। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर? 7 से कम या मुंह का भी, देखो 7 से कम किसका किसका होता है? मुख का पीएच और जठर रस का पीएच। आपको पूछा था नींबू के बारे में, नींबू का भी पीएच मान 7 से कम होता है। नींबू का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय है, इसमें H+ का मान इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा, इधर इधर जाने पर क्षारीयता या OH- का मान बढ़ेगा। मुख, जठर रस, नींबू, इस सब का पीएच 7 से कम। और 7 से कम होगा तो अम्लीय, H+ का मान बढ़ेगा। 7 से अधिक होगा क्षारीयता, OH- का मान बढ़ेगा। क्षारीय, OH- का मान बढ़ेगा। जठर रस जो होता है वो अम्लीय होता है। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज कौन किया था दोस्त? सोरेनसन ने किया था। मुख या जठर रस या नींबू 7 से कम होता है। अब बता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु जलीय विलयन HCl H2O से अभिक्रिया करेगा तो क्या दे देगा? चला महाविवियाई H3O+। अब तुम कहोगे सब सर आप VBI कहते हैं, तो चला सब VBI हम इसलिए कहते हैं ना कि दोस्त मेरे आपका ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी VBI है क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा H3O+ प्लस OH-। क्या होगा आंसर बता? अच्छा, यहां H3O+ और यहां Cl- हो जाएगा। देख लो चला, H2O H3O+ बना देगा और ये Cl- बना देगा। आंसर बता, व्हाट इज आंसर? जल्दी बता आंसर। A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। एनसीईआरटी पैटर्न नहीं है, चला ये एनसीईआरटी है। अगला प्रश्न है आपका, देख लो। अभी तुरंत हम बताए थे आपको पीएच स्केल के बारे में कि भैया मेरे पीएच स्केल का खोज सोरेनसन किया। अगर इधर से इधर जाएंगे अम्लीयता बढ़ेगा और H+ बढ़ेगा। इधर से इधर जाएंगे क्षारीयता या OH- का मान बढ़ेगा। अब ध्यान दो, इधर 7 pH है, 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इधर आएंगे ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 11 है, 12 है। ध्यान से देखो, एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? एक अम्ल और एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? यही मामला है। एक अम्ल और एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? पीएच उतना उच्च होगा और उतना ही प्रबल, पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा ना। इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ेगा, पीएच जितना कम होगा अम्लीयता उतना ज्यादा। देख लो, पीएच जितना कम अम्लीयता उतना ज्यादा, अम्लीयता उतना अधिक। अब पीएच जितना अधिक अम्लीयता उतना कम, पीएच जितना कम अम्लीयता उतना ज्यादा, पीएच जितना अधिक अम्लीयता उतना कम। अब देखो, गौर फरमाइएगा, इधर से इधर आएंगे तो अब 7 से कम होगा तो पीएच इधर आएगा। कहता है पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही प्रबल, नहीं, पीएच जितना कम होगा अम्लीयता उतना ज्यादा। ये गलत है। पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा। पीएच जितना उच्च होगा इधर आएगा ना तो अम्ल दुर्बल होगा। एकदम सही बात है। पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना कम होगा, दुर्बल होगा। अब पीएच जितना कम होगा क्षार उतना प्रबल होगा। एकदम गलत है। पीएच जितना ज्यादा होगा क्षारीयता जो है उतना ही ज्यादा होगा। पीएच जितना कम होगा क्षारीयता उतना दुर्बल होगा। आंसर बताओ क्या होगा? 2 और 4 हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा। हम फिर से समझा देते हैं। इधर से इधर जाने पर पीएच का मान जितना कम होगा ना अम्लीयता उतना ज्यादा। अब पीएच का मान जितना ज्यादा होगा क्षारीयता उतना ज्यादा। ध्यान दो,
पीएच का मान जितना कम होगा अम्लीयता उतना ज्यादा, अब पीएच का मान जितना ज्यादा होगा क्षारीयता उतना ज्यादा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? 1 और 4 इज द राइट आंसर। 1 and 4 इज द राइट आंसर। क्या करे, कौन सा कथन सत्य है? बताओ जल्दी से आंसर क्या? अच्छा 2 और 4 न है, 2 और 4 सत्य है। 2 और 4 न सत्य है रे, ये 2 और 4 न सत्य है। पीएच जितना कम अम्लीयता उतना ज्यादा, अब पीएच जितना ज्यादा क्षारीयता उतना ज्यादा। उल्टा होता है, अम्ल में उल्टा होता है, क्षार में सीधा होता है। देख लो, पीएच जितना कम अम्लीयता उतना ज्यादा, पीएच जितना ज्यादा क्षारीयता उतना ज्यादा, खाली अम्ल में गड़बड़ रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, कॉलम ए और 2 को मिला देना है, मिला दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर, हा, बताइए क्या हो जाएगा? धवन सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? ए की बी की सी की डी? देखो, ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें, ब्लीचिंग पाउडर, तो ये चिल्ला जी ब्लीचिंग पाउडर बताओ, 1 की 2 की 3 की 4? ए का हो जाएगा चला 3, ये विरंजन में हम लोग यूज करते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर दे दे, क्लोरीन मार देना आंसर। उसके बाद बी नंबर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें, ये बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें, चला किसकी बात करें? बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें, ये एंटा एसिड है। एंटा एसिड एगो बेकिंग सोडा है, एगो MgOH2 है, पिछले क्लास में भी हम पढ़ाए थे। फिर है धवन सोडा, कौन है दोस्त? धवन सोडा। धवन सोडा कांच के विरंजन में यूज करते हैं। अब सोडियम क्लोराइड जो है, ये H3 और Cl, H और Cl के बीच का मिश्रण है। ये हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। ब्लीचिंग पाउडर विरंजन के लिए, ब्लीच करने के लिए, विरंजित करने के लिए। बेकिंग सोडा एंटा एसिड है, MgOH2। धवन सोडा कांच के विरंजन में, और सोडियम क्लोराइड H, हाइड्रोजन और क्लोरीन आप कह सकते हैं। और सोडियम क्लोराइड का पीएच मान 7 होता है। आसूत जल का भी पीएच मान 7 होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे। आज से मैथ का 20 कक्षा स्टार्ट हुआ है, 20 दिन 20 कक्षा। A to Z जितना क्वेश्चन आपका टाइप का पूछा है, सारे टाइप का क्वेश्चन पढ़ा दिया जाएगा। और कल आपको, आज तो एक क्लास आज सर लेंगे पहला सेट, और कल आपको सारा क्वेश्चन एक साथ अवेलेबल टेलीग्राम पे कर देंगे। आप उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और बैठ के पढ़ लीजिएगा। एक साथ आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, और उसको बैठ के बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। गुरुजी आपको पढ़ा देंगे, उतने क्वेश्चन से आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास समय हो तो आप आज से शुरू कर सकते हैं, आज से स्टार्ट हो रहा है। और संतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। और संतृप्त, देखो एक होता है संतृप्त, संतृप्त की अगर हम बात करें, संतृप्त की अगर हम बात करें, ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये इसमें एल्केन होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2। एक होता है असंतृप्त, असंतृप्त में 2 गो है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें, डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो डबल बॉन्ड में एल्कीन होता है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन होता है। एल्काइन की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n -2। CnH2n -2 होता है। एल्काइन का फॉर्मूला होता है क्या दोस्त मेरे? CnH2n -2। अब ध्यान से देखो, संतृप्त सिंगल बॉन्ड एल्केन CnH2n +2, और संतृप्त डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन CnH2n -2। अब देखो, कहते हैं असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान क्या देखा जाता है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, आज से मैथ शुरू होगा, आज से मैथ शुरू होगा, जल्दी बता, जल्दी बता। देखो, संतृप्त जो है वो बढ़िया से जलता है, तो ये संतृप्त जो होगा वो नीला लो। असंतृप्त जो है बढ़िया से नहीं जलता है, इसलिए पीला लो। आपको कहेगा अधिक उष्मा किसमें होगा? नीला में। अधिक उष्मा किसमें होगा? नीला में। अधिक उष्मा किसमें होगा दोस्त मेरे? नीला में। अधिक उष्मा किसमें होगा? नीला में। और यह संतृप्त होगा। पीला लौ की अगर हम बात करें तो यह असंतृप्त होगा।
पीला लौह की अगर हम बात करें यह असंतृप्त होगा। अधिक उष्मा किसमें होगा? नीला में, संतृप्त में। संतृप्त बोले तो एल्केन CnH2n+2, और संतृप्त बोले डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन CnH2n-2 हो जाएगा आंसर। और संतृप्त यौगिक के दहन के दौरान क्या बनेगा? और संतृप्त में पीला बनेगा, संतृप्त में नीला बनेगा। और संतृप्त में पीला बनेगा, संतृप्त में नीला बनेगा। संतृप्त बोले तो एल्केन CnH2n+2, और संतृप्त बोले तो एल्कीन और एल्काइन, ये डबल या ट्रिपल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन एल्काइन CnH2n CnH2n-2। इनमें से किस यौगिक, ध्यान देना, बता जल्दी से आंसर, इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन से उपचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? एक सोचना कहां है चला। क्लोरीन से उपचारित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा ना तो बना देगा CaOCl इंटू Cl। इसी को कहते हैं, ये कैल्शियम, ये इसको कहते हैं, किधर गया, CaOH हॉल 2 को, CaOH हॉल 2। CaO जब CO2 से विक्रिया करता है तब बना देता है CaCO3। बता जल्दी से आंसर क्या होगा। और ध्यान रखना दोस्त मेरे, CaO जो है यह है अनबुझा चूना, अनबुझा चूना। और CaOH हॉल 2 जो है यह है दोस्त मेरे बुझा चूना। CaO अनबुझा चूना है, CaOH हॉल 2 बुझा चूना है। इसी को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, इसी को हम लोग स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं और इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं। इसको हम लोग क्विक लाइम, इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं। CaO अनबुझा चूना या क्विक लाइम, CaOH हॉल 2 बुझा चूना या स्लैग्ड लाइम। देख लो आंसर बताओ। इनमें से किस यौगिक का क्लोरीन उपचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनेगा? देख लो CaOH हॉल 2 को जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर देगा। ब्लीचिंग पाउडर दे मतलब क्लोरीन है, क्लोरीन दे मतलब ब्लीचिंग पाउडर। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर? CaOH हॉल 2 है तो CaOH हॉल 2 है तो क्या हो जाएगा? बुझा चूना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका क्वेश्चन आता है, चला ये जल से अभिक्रिया नहीं करता, संगमरमर इसी का नाम है। जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया नहीं करता, इसी को चला कहते हैं संगमरमर, संगमरमर चौक या खड़िया। संगमरमर चौक या खड़िया, संगमरमर चौक या खड़िया, इसी को कहते हैं चला संगमरमर चौक या खड़िया। इसी को कहते हैं संगमरमर चौक या खड़िया। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, संगमरमर चौक या खड़िया। इसी को ये जल से विक्रिया नहीं करता, CaOH हॉल 2 Cl2 से विक्रिया करता है, CaOCl इंटू Cl बनाता है। बुझा चूना यानी CaOH हॉल 2 बुझा चूना, बुझा चूना है। अगर याद ना रहे बुझा चूना बुझा चूना तो हम चला OH है, OH है तो जल का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा तो बुझ जाएगा। तो O और H है तो H2O जल का निर्माण करेगा, ये बुझ जाएगा। ये अनबुझा चूना है। दोस्त मेरे मैथ की जो क्लास हम स्टार्ट करवा रहे हैं 20 दिन 20 क्लास, और इसमें A to Z पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे। आज तो एक सेट आप करके देखिए, कल जो है कल से आपको एक साथ आपको 300 क्वेश्चन मिल जाएगा, 350, जिसमें हर टाइप के जितना बीपीएससी तैयारी में पूछा है और पूछ सकता है हर टाइप के क्वेश्चंस पूरे रहेगा। और आपको 20 दिन में हम मैथ लगभग आपका कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, अभी आज से ही मैथ स्टार्ट होगा आपका, रोशन मिश्रा सर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपके पास समय हो 20 दिन 20 कक्षा जरूर कीजिए। कितने लोग बीपीएससी तैयारी इस बार 3.0 देने वाले हैं? एक बार 8 टाइप कीजिए।
बीपीएससी तैयार, लेकिन दोस्त मेरे आप ये समझ लीजिए कि आपको अगर नौकरी लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम कितना आपको एंटरटेन कर दें, खूब बढ़िया बढ़िया बात कर दें, उससे नौकरी नहीं होना है। ज्योग्राफी जो है वो आज से रात में 9 बजे से चलेगा। जो ज्योग्राफी 7:15 से चल रहा था वो ज्योग्राफी आज 9:10 में आज से स्टार्ट होगा। हम लाइव रहेंगे, मेरे जस्ट बाद आपको मैथ वाले सर मिल जाएंगे। डेली वो 18 से 20 क्वेश्चन आपको करवाएंगे और कल आपको संपूर्ण पीडीएफ दे देंगे, प्रिंट निकाल लीजिएगा और प्रिंट निकाल के बैठ जाइएगा। बताइए इसका आंसर, बायोगैस में मीथेन की मात्रा क्या है, जल्दी बता। बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी, जल्दी बताओ। 65 से 70%। ये ध्यान रखिएगा। चला, बायोगैस 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 का मुख्य घटक है मीथेन। सीएनजी का भी मुख्य घटक है, सीएनजी का भी मुख्य घटक है मीथेन, सीएनजी का भी मुख्य घटक मीथेन है, बायोगैस का भी मुख्य घटक मीथेन है। उसके बाद एलपीजी का भी मुख्य घटक ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। देख लो, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। बताओ बायोगैस का में क्या कितना परसेंट, 65 से 70%। बायोगैस में होता है चला मीथेन सबसे अधिक होता है 65 to 70%। एक ऑप्शन है 70% इज द राइट आंसर। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। बताओ तो सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, जल्दी से बताओ। किस ईंधन का मान सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है, हाइड्रोजन का, दूसरा एलपीजी का, तीसरा सीएनजी का। बताओ जल्दी से किसका सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है। चला 20 दिन 20 कक्षा में आपका हम कंप्लीट केमिस्ट्री मैथ करवा देंगे, A to Z टाइप 2-2 3-3 बार 4-4 बार करवा देंगे ताकि आपका काम हो जाए एकदम। चला किसी 1 to 5 6 to 8 दोनों के लिए होगा वो। आप कंप्लीट जो मैथ है ना, एक ओवरऑल मैथ आपको करवा दिया जाएगा 400 क्वेश्चन में। हर टाइप का क्वेश्चन, मैथ तो नहीं पढ़ा सकते लेकिन 400 लगभग सारे क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। हाँ बताओ, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है, एलपीजी का मुख्य घटक। जो हमारे यहाँ के जो अच्छे टीचर में से एक हैं जिसको चला जो सिर्फ कंटेंट पढ़ाएंगे, कोई फालतू का बकवासगिरी नहीं, वो हम आपको लाके दिए हैं और 100% उतना। और चला एक पूरी टीम लगा के सारा क्वेश्चन सेलेक्ट करवा के आप तक पहुंचाए। देखो बोलो, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। सबसे अधिक, अरे सबसे अधिक ऊष्मीय मान बताओ किसका है, जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन का। जो गुरुजी चला हम आपको दे